अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड काजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है जी? तो हम कहते हैं अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, a force of attraction that holds two or more than two atoms together. Two or more than two atoms together, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स को क्या करती है? इकट्ठा जोड़ के रखती है, बांध के रखती है। That force of attraction is called chemical bond. जैसे एग्जाम्पल अगर हम कोई दें तो ये कौन सी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं जो दो एटमों को जोड़ के रखें? तो बेटा वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम को जोड़ सकता है। वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में भी हो सकती है जो दो एटम को जोड़ के रखती है, और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप की कशिश की कुव्वत है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटमों को इकट्ठा जोड़ के रखेंगे, और इसी का नाम है केमिकल बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं जी? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब वजाहत ये करनी है आपसे कि काजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या हैं, रीजंस क्या हैं, ऐसा क्यों होता है कि दो एटम आपस में जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी, ये नेचुरल टेंडेंसी है बेटा ऑफ एलिमेंट टू गेट, कि वो क्या हो जाए? स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबिलिटी लेना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे एटम हमारे पास ऐसे होंगे जो स्टेबल नहीं होंगे, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कशिश की एक कुव्वत बिल्ड करते हैं एटमों के दरमियान। इसका मतलब हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश है कि वो स्टेबल होना चाहता है। जब वो स्टेबल होना चाहता है तो डेफिनेटली उसने किसी न किसी के साथ इंटरेक्शन करना है, तो स्टेबिलिटी तो किसी के साथ इंटरेक्शन से ही आएगी। अब देखा यह गया कि हमारे पास स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है क्या? हम किसी एलिमेंट को स्टेबल कब कहते हैं? कब कहते हैं कि जी वो स्टेबल हो गया? अब तो स्टेबिलिटी का हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या बिल्ड किया गया है? अब हम ये इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम जो चाह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड कशिश की कुव्वत होती है जो दो एटमों को बांध के रखती है। क्यों बांध के रखती है जी? वो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो दो एटम आपस में मिलते हैं। तो भाई स्टेबल के कोई क्राइटेरिया तो होगा, कोई चीज़ तो होगी जो हमें बताएगी कि अगर इस तरह हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो लेट डिस्कस, हम देखते हैं कि क्या है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। तो देखें बेटा, हमारे पास स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, हमने देखा, ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टेबिलिटी।
ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुए और जो हमने देखा है वो ऐसे है कुछ कि बेटा नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस जिनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 8वें ग्रुप से है, टोटल में 18वां और ए में वो 8 थे। इसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो मैं बता देता हूँ आपको। हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। तो रेडॉन को डिस्कस नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बेटा इनके बारे में देखा गया कि दीज आर स्टेबल कंपाउंड, कि ये स्टेबल हैं और इतने स्टेबल हैं कि इनको हम कंसीडर करते हैं कि जी दीज आर द इनर्ट, मुर्दा हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। आपको अगर कहीं पे कंपाउंड नोबल गैसेस के नज़र आएंगे तो वो जीनॉन के या तो आपको ऑक्साइड्स नज़र आएंगे, जीनॉन के ऑक्साइड्स, या फिर आपको जीनॉन के हैलाइड्स नज़र आएंगे। तो सिर्फ जीनॉन के कंपाउंड कुछ कॉमनली हम देख सकते हैं, मिलते हैं हमें, वरना नोबल गैसेस के कंपाउंड्स हैं ही नहीं। मतलब नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम वगैरह ये इंतहाई स्टेबल कंपाउंड है। ये किसी के साथ इंटरेक्शन करते ही नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है। तो क्यों नहीं करते जी? स्टेबल है। भाई क्या ऐसा है कि स्टेबिलिटी है क्या इनकी? नोबल गैसेस क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं? तो हमारे पास ये वाई नोबल गैसेस आर मोर स्टेबल, वाई नोबल गैसेस आर सो स्टेबल। इतने स्टेबल आखिर क्यों हैं ये नोबल गैसेस? ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो जब हम देखते हैं हीलियम को, जब हम देखते हैं नियॉन को, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 8, मैंने 8 लिख दिया बेटा, 10, तो 1s2 2s2 2p6। इसका पहला शेल बेटा हुआ K, इसका दूसरा शेल हुआ L। तो सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा शेल कंप्लीटली फिल्ड है और इसका जो K है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कंप्लीट है और L जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट है। इसका मतलब है आउटर शेल इनके कंप्लीट है। तो जब आखिरी शेल इनके कंप्लीट हुए तो दे डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन ना नहीं चाहिए और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पोजीशन में है, क्योंकि इनका जो आखिरी शेल है मुकम्मल है। तो अब इनके पास स्टेबिलिटी इसीलिए तो ज़्यादा है कि इनको जो चाहिए इलेक्ट्रॉन वो 8 के 8 नोबल गैस नियॉन में भी मौजूद हैं, वो हीलियम में भी मौजूद है 2। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखी गई हैं कि हीलियम 2 गेन करके स्टेबल हुआ है और नियॉन जो है आखिरी शेल में 8 गेन करके स्टेबल हुआ है। तो यहाँ से हमें 2 रूल्स भी मिलते हैं और वो क्या है? ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। अब ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या है तो देखिएगा मेरा बेटा कि ऑक्टेट रूल ये है कि नियॉन ने फॉलो किया ऑक्टेट रूल को, हीलियम ने फॉलो किया डुप्लेट रूल को। ऑक्टेट रूल क्या है? टेंडेंसी to gain 8 electron in valence shell। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना।
tendency to gain 2 electrons in valence shell। तो ये हो गए हमारे पास ऑक्टेट रूल। तो नियॉन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, हीलियम ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया, ये फॉलो हुए जी। तो ऑक्टेट रूल जब पूरा हो गया इसका तो शेल हो गया मुकम्मल। तो वाई ये किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों दे और क्यों ले, हीलियम भी ऐसे ही है, 2 की गुंजाइश, 2 पूरे, किसी से क्यों दे क्यों ले। नियॉन में पहले के में 2 और एल में 8 चाहिए थे पूरे, क्यों दे और क्यों ले, गुंजाइश पूरी है उसकी। तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब है नोबल गैसेस जो हैं उनके वैलेंस शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो दे डजंट नीड टू रिएक्ट विद अदर, दे डजंट नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सो दे आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ, हर एलिमेंट को यही कन्फिग्रेशन चाहिए, हर एलिमेंट चाहता है, तो ये नेचुरल टेंडेंसी बन गई है। अब इट इज नेचुरल टेंडेंसी, इट इज नेचुरल टेंडेंसी, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, रुझान है ऑफ एन एलिमेंट टू fulfill the ऑक्टेट रूल, कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। तो इस ऑक्टेट रूल को फिल करने के लिए वो दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। एक बात, यानी उसने ऑक्टेट रूल को फिल करना है, एक ये बात हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई, एवरी एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी, हर एलिमेंट की ये खासियत है, हैज़ टेंडेंसी, एक खासियत है, टू गेट द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, कि वो चाहता है कि उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाए, नोबल गैस जैसी हो जाए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो इट रिएक्ट विद अदर, तो इसलिए नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए वो दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्ट। तो अब हमें समझ में आया कि केमिकल कम्बिनेशन की वजूहात क्या हैं, क्यों एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कन्फिग्रेशन जो है जाए स्टेबल, और स्टेबल कन्फिग्रेशन किसकी है, नोबल गैस की। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो भी नोबल गैस जैसा हो जाए, उसकी कन्फिग्रेशन हासिल कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेट्स पुट एग्जांपल देखें बेटा, हम 2 एग्जांपल देख रहे हैं, एक में सोडियम और क्लोरीन, और एक में देखें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 11वां, और उसके बाद ये बन जाता है सोडियम प्लस। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये नियॉन की कन्फिग्रेशन ले लेता है। इसी तरह क्लोरीन जो है बेटा, उसके पास 17 है, तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो 17 वाला है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस, तो माइनस में इसके पास अब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, तो ये आर्गॉन की शक्ल हासिल कर लेता है। तो अब देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियॉन बन रहा है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गॉन बन रहा है। तो दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, यानी दोनों किस शक्ल में आ गए, नोबल गैस में, नोबल गैस बन गए। तो जब ये दोनों नोबल गैस बन गए तो ये हो गए स्टेबल। तो इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया स्टेबल नियॉन बनने के लिए, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया स्टेबल आर्गॉन बनने के लिए। तो ये आपस में अब मिले, तो क्यों मिले, इसलिए मिले कि दोनों स्टेबल हो गए हैं नियॉन और आर्गॉन बन के। तो अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया सोडियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो अब ये टाइप कौन सी बनी, आयोनिक बॉन्ड,
क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने लिया। तो ये हमारे पास हो गया कि वाई एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम क्यों मिलते हैं आपस में। तो हमने सीखा कि एटम इसलिए मिलते हैं कि वो स्टेबल होना चाहते हैं और उनकी नज़र में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, नोबल गैस की। तो वो नोबल गैस जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं। अच्छा बेटा, ये याद रखिएगा कि कहीं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑक्टेट रूल हर जगह पे फॉलो होगा। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे ऑक्टेट रूल ही फॉलो होता है बेटा। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो वो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो वो एक्सेप्शन आपको कहाँ नज़र आएगी, वो आप एक्सेप्शन नज़र आएगी BF3 में। देखें बेटा, BF3 की जब हम बात करते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है। अब ये 3 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 2, 2, 4, 2, 6। तो यहाँ तो ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे पास और कौन सा है जी, PCl3 है, AlCl3 है। PCl5 की बात करें तो यहाँ पे देखें फास्फोरस के साथ हमारे पास कितने Cl हैं, 5। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो तो 10 क्या 12 हो रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह AlCl3 जो है, अगर आप इसकी ज्योमेट्री को भी देखें तो यहाँ पे भी Cl इसके गिर्द मौजूद है। तो यहाँ पे भी तीनों Cl 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर वो ले रहे हैं, मतलब 6, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि हमें ऑक्टेट रूल कहता है 8 होने चाहिए। तो ये वो हैं जहाँ पे ऑक्टेट रूल, जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता, नॉट फॉलोड। तो अब ये भी हमारे पास जहन में आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट रूल से ही आती है। बाज़ औक़ात ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करके भी कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारा सीख लिया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, काजेज़ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होते हैं, क्यों वो स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैस किस चीज़ को फॉलो कर रही होती है। उसके बाद फिर हमने देखा ऑक्टेट रूल ये वगैरह सारा पढ़ा, और आखिर में हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो हर कंपाउंड में। तो इस लिहाज से हमने काफ़ी सारी बातें क्लियर की हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे।